बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसान अली साहब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। एक्सरसाइज नंबर 2.6 हमारी चल रही थी। हम देख रहे थे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लीनियर और कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई, सिस्टम दिया गया था हमें। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमने समझा लास्ट 2 लेक्चर्स में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 4 से, और आप पार्ट नंबर 4 पे ज़रा नज़र दौड़ाइए। यहाँ पे भी एक लीनियर इक्वेशन है और दूसरी क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर्स 2 दी गई है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है, उससे परेशान नहीं होना। फर्स्ट इक्वेशन में भी फर्स्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन में भी एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक थी, 2 टर्म्स थी। दूसरे में भी लीनियर क्वाड्रेटिक 2 टर्म्स थी, लीनियर क्वाड्रेटिक 2 टर्म्स थी लेफ़्ट साइड पे, जबकि राइट साइड पे एक वेरिएबल की टर्म दी गई थी। ठीक है, अभी भी यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी एक लीनियर टर्म है 2 टर्म्स, लीनियर इक्वेशन है 2 टर्म्स की, जबकि दूसरी उसने क्वाड्रेटिक दी है, यानी कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स की 2 है। लेकिन तीनों की तीनों टर्म्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे दी गई हैं। अब यहाँ से आप किसी को आइसोलेट करें, या यहाँ पे देखें जिस तरह से थर्ड पार्ट में पहले से एक अलग से दिया हुआ था, यानी आइसोलेट किया हुआ था। मैं वाई की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो कभी वो आइसोलेट करके दे देगा, ये पार्ट बताता है कि कभी वो आइसोलेट करके नहीं भी देगा। ठीक है जी, तो इस चीज़ से परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए तो फिर वहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड ही काम आता है, एलिमिनेशन नहीं कर सकते। एलिमिनेशन मेथड क्यों नहीं कर सकते, इस पे लास्ट बल्कि फ़र्स्ट पार्ट वाले लेक्चर में डिटेल से बात हो गई है। जो स्टूडेंट्स अभी से ज्वाइन कर रहे हैं, मैं सजेस्ट करती हूँ कि समझ लें सबसे पहले जाके आप पार्ट नंबर 1 को, फिर आपके लिए मज़ीद पार्ट्स के लिए आसानी रहेगी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। आपको और मेरा वक्त बचाने के लिए मैंने इसको पहले से नोट कर लिया है अपने पास। 2x + y = 4 एंड x² + -2x + y² = 3। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, बस सब्स्टिट्यूशन मेथड हमेशा की तरह स्टार्ट करना है। सोल्यूशन के बाद सबसे पहला स्टेप, क्वेश्चन को रिपीट करना मत भूलिएगा, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला स्टेप है। 2x + y = 4 and x² - 2x + y² = 3। हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में इनको रिपीट करने के बाद इक्वेशंस का नाम दे देते हैं। इक्वेशंस के नाम रोमन में दे दीजिएगा, क्योंकि नंबर्स की फॉर्म में, डिजिट्स की फॉर्म में पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप फर्स्ट इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल x या y की वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल, और फिर उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करें। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये प्रैक्टिस आपको बताएगी कि आपको यहाँ पे y को आइसोलेट करना ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, या फिर x को आइसोलेट करना बेहतर है। अब आप यहाँ पे ज़रा इस बात को समझ लें। अगर मैं y को आइसोलेट करती हूँ तो उसका तरीका सिर्फ ये है कि 2x को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है, तो y आइसोलेट हो जाएगा। जबकि अगर आप x को आइसोलेट करना चाहते हैं तो पहले आपको y को शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर x के साथ जो 2 है उसको डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड पे, तो डिविजन्स आ जाएंगी जो कि आपको कॉम्प्लिकेट कर देगा। यही प्रैक्टिस है जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि प्रैक्टिस आपको बताएगी कि क्या करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आपको ये पता चल गया होगा कि इस इक्वेशन में x को नहीं बल्कि y को ही आइसोलेट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि सिर्फ -2x बन जाएगा 2x वाली टर्म दूसरी साइड पे जाने के बाद। अब y आइसोलेट हो गया, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। सारे वही स्टेप्स हैं, सिर्फ समझने की बात है। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो कंप्लीट मत देखिए और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है? x² - 2x + y² and now what is y? 4 - 2x, this is y = 3। ठीक हो गया। इक्वेशन 1 में से वैल्यू निकाल के मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दी। अब इक्वेशन 2 के पे नज़र दौड़ाएं, सारी इक्वेशन x में चली गई है, ठीक है, x वेरिएबल में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस तो बाद में अप्लाई होगा, पहले ये देखें a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो वो किसके इक्वल होगा? a² - 2ab + b²। व्हाट इज़ b? 2x इज़ b, ठीक है। ये a है, ये b है, ये a है और ये b है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। अब होल स्क्वायर नहीं लगाना क्योंकि हमने स्क्वायर को ओपन कर लिया है। आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट को भी बाद में ओपन करते हैं, पहले स्मॉल ब्रैकेट्स जो कि फार्मूला में
यूज़ हुई हैं उनको ओपन कर लेते हैं। 4 स्क्वायर इज़ 16 माइनस 2 4 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 एक्स प्लस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3। दिस इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस अप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसी की वैसी टर्म्स आ जाएंगी, आपको पता होगा, इक्वल टू 3। अच्छा, इस 3 को बार बार राइट हैंड साइड पे लिखने के बजाय बेहतर है कि आप लेफ़्ट पे ही ले आएँ, ताकि अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर है लाइक 16 तो इसके साथ ये सॉल्व हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, एक्स स्क्वायर के साथ मैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख लेती हूँ, यानी कि 4x स्क्वायर। इसी तरह से x के साथ x की टर्म्स यानी माइनस 2x माइनस 16x को दोनों को कंबाइन कर लेती हूँ और रह जाएगा हमारे पास सिर्फ प्लस 16 और माइनस 3 आ जाएगा 3 के शिफ्ट होने के बाद। ठीक है, इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 1 इज़ 5 5x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए दोनों लाइक टर्म्स है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 16 + 2 is 18x and sign of greater value, and this is 16 - 3 that is equal to 13। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें x, तो x की टर्म्स में तो पूरी इक्वेशन आ गई है, लेकिन सिर्फ सिंप्लीफाई हुआ है, इवेलुएट नहीं हुई है y x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको या तो मिड टर्म ब्रेक यानी सम एंड प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा, या आप अगर फार्मूला लगाना चाहते हैं तो लगा लें। मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा लेती हूँ। -b + माइनस क्वाड्रेटिक फार्मूला की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए। -b + माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, फॉर दिस। तो अब इसमें से x की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, जब हम a b और c पुट करेंगे। व्हाट इज़ a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, व्हाट इज़ b कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज़ -18 एंड व्हाट इज़ c दैट इज़ +13। ठीक हो गया। माइनस और b की वैल्यू है जी -18 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी -18 का स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज़ a इज़ 5, व्हाट इज़ c इज़ 13 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू a 2 और a क्या है 5। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और फिर मैंने उसमें वैल्यूज़ को पुट किया है। अच्छा, अब देख लेते हैं क्या बन जाएगा यहाँ पे। x इज़ इक्वल टू दिस इज़ +18 या सिर्फ 18 भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अच्छा, डिनोमिनेटर में सिर्फ 10 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव और 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस 4 5 ज़ा 20 20 जब 13 से मल्टीप्लाई होगा तो 260 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बन जाएगा x इज़ इक्वल टू +18 या सिंपल 18 भी लिख सकते थे, मैंने दोबारा से प्लस लिख दिया, आप इग्नोर कर दीजिएगा। 324 में से 260 माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 64। ठीक है जी, स्क्वायर रूट ऑफ 64, एंड एज वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज़ 8 बिकॉज 64 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है जी। x इज़ इक्वल टू 18 प्लस माइनस ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है। अच्छा, अब x की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो x 18 + 8 डिवाइडेड बाई 10 है, और फिर दूसरी तरफ x 18 - 8 डिवाइडेड बाई 10 है। ठीक है जी, ये दोनों x की वैल्यूज़ हो सकती हैं। 18 + 8 इज़ 26, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10, और x इज़ इक्वल टू 18 - 8 इज़ 10 डिवाइडेड बाई 10 एंड दैट इज़ इक्वल टू 1। x की एक वैल्यू आ गई जी 1, जबकि x की दूसरी वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर लें, इसको पॉइंट्स में नहीं लाइएगा वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 2 के टेबल पे पॉसिबिलिटी है इसको डिवाइड करने की, तो 13/5 आ जाएगा। सो x इज़ इक्वल टू 13/5 इज़ फॉर फर्स्ट वैल्यू एंड x इज़ इक्वल टू 1 इज़ द सेकेंड वैल्यू। अच्छा, अब ये दोनों x की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई थी उसमें x और y दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास दो केसेस हैं, जब x 13/5 है तब y क्या होगा, और जब x इक्वल टू 1 है तब y क्या होगा। इसको मैं पुट करना चाहूँगी जनाब थर्ड इक्वेशन में ही, क्योंकि थर्ड इक्वेशन का नाम दे देते हैं हम। इसकी वजह यह है कि
इसमें मैं x की वैल्यूज़ पुट करूँगी, y पहले से आइसोलेटेड है और जो मैं x पुट करती जाऊँगी y आता जाएगा, ठीक है। वरना फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में भी पुट किया जा सकता है, डिटेल में बता चुकी हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा आसान है, इसलिए थर्ड में आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें या सेकेंड में, आपने अपना बस वक्त बचाना है। अभी आपकी समझ तक है आप किस में पुट करते हैं। जी, दोनों केसेस मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिए हैं और दोनों के लिए मैंने ये भी लिख लिया है कि इक्वेशन 3 क्या कहती है। मैं पहले फर्स्ट केस को ज़रा सॉल्व कर लूँ। इसमें कहता है y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन थी, ठीक है। y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 एंड x, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस, x इज़ 13/5 एंड नाउ अकॉर्डिंग टू दिस 4 माइनस, अच्छा यहाँ पे 4 माइनस 2 फ़ौरन से नहीं कर दीजिएगा, पहले मल्टीप्लिकेशन की जाती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, उम्मीद करती हूँ पता होगी, ठीक है। 4 माइनस 26/5, अब आपको लेना है एलसीएम, क्योंकि ये दो फ्रैक्शंस हैं जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। व्हाट इज़ द एलसीएम? एलसीएम इज़ 5 एंड द न्यूमरेटर इज़ 20 माइनस 26। सो y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 26 में से 20 जाएंगे तो 6 आ जाएगा एंड साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। सो दिस इज़ y व्हेन x इक्वल टू 13/5। ऑन द अदर हैंड, अब हम दूसरा केस भी साथ पैरेलल लेके चलते हैं कि जब x की वैल्यू 1 थी तो y क्या बना। y इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू x, x इज़ 1 एंड y इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 1 इज़ 2 एंड y इज़ इक्वल टू 2। जब x 1 था y 2 बना, जब x 13/5 था y माइनस 6/5 बना। ठीक हो गया जी। फाइनली हम सोल्यूशन सेट के बिल्कुल करीब हैं। सो द सोल्यूशन सेट इज़ दिस, ब्रैकेट इज़ फॉर द सेट, और दो पेयर्स में आपने आंसर्स लिखने हैं। पहला वो पेयर है जब x 13/5 था तब y माइनस 6/5 था, ठीक है। और दूसरा पेयर जब x 1 था तो y 2 था। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। जी, नेक्स्ट पार्ट ज़रा गौर से देख लें और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना शुरू करती हूँ। ज़रा पार्ट नंबर 5 पे गौर कीजिएगा कि अब आपके पास पहली इक्वेशन लीनियर नहीं है, दूसरी तो है ही क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब ये वो केस है जब आपके पास ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है जिसमें दोनों की दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है। आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स की 2 है, सेकंड इक्वेशन में भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स की 2 है। तो अब आपको दोनों जो वेरिएबल्स की पावर्स दी गई हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक है। अब इस बार आपने अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल को आइसोलेट करना होता है, ठीक है। सपोज़ मैं फर्स्ट इक्वेशन में से x को आइसोलेट करती हूँ, पहले मैं 5y² को शिफ्ट करूँगी, फिर भी x² आइसोलेट नहीं होगा क्योंकि साथ 4 मौजूद होगा, फिर आपको 4 को डिवाइड करना होगा, फिर भी x आइसोलेट नहीं होगा क्योंकि आपको स्क्वायर रूट लेके इसके स्क्वायर को भी ख़त्म करना होगा। तो ये वो समझने वाली चीज़ें हैं जो मैं आपसे कहती हूँ कि आपको प्रैक्टिस बताएगी। पहले चारों के चारों पार्ट्स में आप एलिमिनेशन नहीं कर सकते थे, सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे। इस बार आपके पास सब्स्टिट्यूशन सूटेबल नहीं है, एलिमिनेशन सूटेबल है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है कोई एक वेरिएबल, एलिमिनेट मतलब ख़त्म हो जाता है। कुछ ऐसा आप देखें, तरतीब बिल्कुल ठीक है इक्वेशंस की दोनों ही राइट हैंड साइड्स पे कांस्टेंट नंबर्स हैं, दोनों के दूसरे वेरिएबल्स y यूज़ किए गए हैं और दोनों के पहले वेरिएबल्स x यूज़ किए गए हैं। आपको तरतीब पे कोई काम नहीं करना, ठीक है, ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। आपने सिर्फ ये सोचना होगा कि क्या दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से कोई x² या y² की टर्म ख़त्म हो रही है, नहीं। क्या दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके हो रही है, नहीं। तो फिर ऐसा क्या करना चाहिए, आप ज़रा गौर करें, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में y² का कोफिशिएंट है 1, ठीक है। अगर मैं दूसरी इक्वेशन को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो जब 5y² से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 5y² बन जाएगा, ऊपर भी 5y² है। आप दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने से ये एलिमिनेट या कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। बस ये समझने वाली बात है फॉर दिस पार्ट। जब हम नेक्स्ट पार्ट्स में जाएंगे तो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। आपका और मेरा वक्त बचाने के लिए मैंने अपने पास क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। मेरे ख्याल से मैं आपको जो पॉइंट समझाना चाह रही थी वो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ जनाब सोल्यूशन विदाउट एनी डिले। और सोल्यूशन में आपको पता है कि फ़र्स्ट स्टेप क्या होता है। स्टेप नंबर 1 में हमेशा क्वेश्चन को, इक्वेशंस को या सिस्टम को रिपीट करना होता है, एंड दैट इज़ 4x² plus 5y² is equal to 4 and name this equation number 1
and 3x square plus y square is equal to 3 and this is equation number 2. ठीक हो गया. अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैं अगर यहीं पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँगी तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो मुझे पहले सेम कोफिशिएंट्स बनाने होंगे. 4 और 3 को कोफिशिएंट सेम करना थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पे 1 का फ़ायदा उठाते हैं. 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए वही आ जाता है, तो मुझे 5 बनाना है ताकि ऊपर भी 5 हो जाए और यहाँ पे भी 5 हो जाए. इसलिए मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लिखने जा रही हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 5. ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब ये पूरी इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई होगी तो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होने के बाद 5 3 ज़ा 15x स्क्वायर प्लस फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3. जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा. अब आप इसको एक नया नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें. अब इक्वेशन नंबर 2 जो है वो कन्वर्ट हो गया 3 में. अब आपने जो भी फंक्शंस परफॉर्म करने हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो वो आप इक्वेशन 1 और 3 के साथ कीजिएगा. ठीक है जी. अब इक्वेशन 1 और 3 के लिए क्या होगा, आप दोनों को ऐड करने से तो 5 और 5 10 हो जाएगा. आपने सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर डैश फ्रॉम डैश. अब यहाँ पे ज़रा सोचिएगा किसको किस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि 1 में से 2 को 3 को सब्ट्रैक्ट करें या 3 में से 1 को करें. सपोज़ अगर मैंने कहा 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो अब लाजमी बात है जो मैं कह रही हूँ मुझे उसको फॉलो करना होगा. फ्रॉम 3 तो 3 में से ही सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 3 को मैं पहले लिखूँगी और फिर 1 को बाद में लिखूँगी. ठीक है, इन बातों का ख्याल रखिएगा. फ्रॉम आप कुछ कह रहे हो और कर किसी में से रहे हो तो ये गलत होगा. इक्वेशन नंबर 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है. इक्वेशन 3 है 15x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 15, और इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4. सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में जो सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है उसके साइंस को चेंज कर लेते हैं. प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा और माइनस प्लस में. 15 में से 4 निकालेंगे तो 11 आ जाएगा. अब यहाँ 5y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म एलिमिनेट होगी. दिस इज़ एलिमिनेशन मेथड. ओके, 15 माइनस 4 इज़ 11. नाउ लुक एट दिस इक्वेशन. Dividing 11 on both sides, x square is equal to 1, और taking square root on both sides, x is equal to plus minus 1. x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं. ठीक है, x की वैल्यू 1 भी है, x की वैल्यू माइनस 1 भी है. अब यहाँ पे फिर से वही दो केसेस आ गए कि जब x पॉजिटिव 1 है और दूसरी तरफ जब x नेगेटिव 1 है. ठीक है, अब इसको किस में पुट करना है, बात फिर वही आ जाती है, आपकी समझ पे है, आपका वक्त बचाने पे है. आपको लगता है कि अगर इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने से जल्दी आंसर आता है तो आप 3 में पुट कीजिए, 2 में कीजिए, 1 में कीजिए, जिसमें मर्ज़ी है कीजिए. सपोज़ मैं इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर देती हूँ. मैं कहती हूँ इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, तो फिर मैं दूसरी को भी इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर दूंगी. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है, 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4. दूसरी तरफ भी मैं लिख लेती हूँ 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4. ठीक है, अच्छा, x जब 1 है तो 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4. x की वैल्यू 1 पुट करनी है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस. 4 को फ़ौरन से 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना, पहले स्क्वायर्स सॉल्व होते हैं. ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा. 4 इंटू 1 इज़ 4 प्लस 5y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4. ठीक है, अच्छा, पैरेलल चलते हैं, ज़रा दूसरा केस भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4. What is x in this case? x is minus 1, 4, और सॉल्व करना है पहले स्क्वायर को. माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 5y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4. 4 इंटू 1 इज़ 4 प्लस 5y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4. अच्छा, अब जब यहाँ पे ज़रा आप एक छोटा सा पॉइंट नोट कीजिएगा कि -1 पुट किया तब भी स्क्वायर के बाद 1 बन गया, और 1 पुट किया तब भी स्क्वायर के बाद 1 बन गया. अब दोनों के पैरेलल ज़रा चेक कीजिए कि दोनों इक्वेशंस पे फ़र्क क्या पड़ा. दोनों ही सेम, एग्जैक्टली सेम इक्वेशंस आ गई हैं.
तो आप बेशक एक ही को सॉल्व करके दोनों का आंसर लिखें, और अगर आप इस तरह से मुतमईन नहीं होते तो कोई मसले की बात नहीं है, आप दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। अब मैं फर्स्ट वाले को अगर सॉल्व कर लूँ, 5y² इज इक्वल टू 4, और ये 4 शिफ्ट होने के बाद -4 बनेगा। सो 5y² इज इक्वल टू 4 - 4 इज़ 0। y² इज इक्वल टू 0, 5 को डिवाइड करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई 5, y² इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर, आंसर इज़ 0। दिस इज़ नॉट द वैल्यू ऑफ y, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y²। ठीक है, आपने स्क्वायर रूट को भी लेना है ताकि स्क्वायर ख़त्म हो जाए। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, वी आर लेफ्ट विद y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 एंड y इज़ इक्वल टू 0। अब मैं आपसे नहीं कहूँगी कि यहाँ प्लस माइनस लिखें, क्योंकि याद रखिएगा 0 इज़ अ न्यूट्रल नंबर, 0 का कोई भी साइन नहीं होता। ठीक है जी, यहाँ पे y की वैल्यू 0 आ गई। एंड सेम इज़ द केस, आप यही सारे स्टेप्स यहाँ पे भी फॉलो करते आएँ। ठीक है, मैं आपका वक्त नहीं ज़ाया करूँगी बार बार स्टेप्स लिखने में, आप फिर भी यहाँ पे यहीं तक पहुँचेंगे। और फिर मैं फाइनली सोल्यूशन सेट की तरफ आ जाती हूँ कि सो द सोल्यूशन सेट, दिस ब्रैकेट इज़ फॉर सोल्यूशन सेट। ठीक है, और अंदर 2 पेयर्स में आपने आंसर करना है। जब x 1 था तब भी आंसर 0 आया y का, और जब x -1 था तब भी y की वैल्यू 0 आई। दिस इज़ द सोल्यूशन सेट। ठीक हो गया जी। ये आपने 5th पार्ट में वो केस पढ़ा जब दोनों ही इक्वेशंस क्वाड्रेटिक थी, तो एलिमिनेशन मेथड ने किस तरह से काम किया और हमें क्या क्या सोचना होगा एलिमिनेट करने के लिए। आई होप सो जनाब आपको दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मैं इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करने वाली। कोई भी क्वेश्चन किसी भी किस्म का हो, आपके माइंड में क्वेश्चन क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।